वर्ड इंडक्शन को समझना है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से उसका रिलेशन समझना है, एंड फिर इसको कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर के जाएंगे। देखो, इंडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को इंड्यूस करना, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना विद इन इटसेल्फ। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल था, उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैं एक नॉर्थ पोल ला करके यहाँ पे साउथ पोल बना दूँ, यहाँ पे नॉर्थ पोल बना दूँ, तो इसका मतलब है कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पोल्स थे नहीं, मैंने इन पोल्स को क्रिएट किया था, मैंने इन पोल्स को इंड्यूस करवाया था इंटरनली। तो किसी भी चीज़ को एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली बाय एक्सटर्नल फैक्टर क्रिएट करना, वो इंडक्शन कहलाता है। यहाँ पे इंडक्शन हम किसे कह रहे हैं? यहाँ पे इंडक्शन हम कह रहे हैं कि अ, अब एक वायर है, करंट, फॉर एग्जांपल करंट आप कहते हो फ्लो ऑफ चार्जेस को, ठीक है? हर मेटल के अंदर, हर कंडक्टर के अंदर चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन हर कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं वो फ्लो नहीं कर रहे हैं। अगर मैं उनको फ्लो करवा दूं बाय एक्सटर्नल मींस, तो इसका मतलब ये है कि करंट मैंने इंड्यूस करवा दिया। ऑलरेडी वहां पे चार्जेस मौजूद थे, मैंने सिर्फ जो है वो करंट को एक सिग्नल डायरेक्शन दे दी। तो इंडक्शन बेसिकली आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप किसे कह रहे हैं? जनरेटिंग अ करंट, जनरेटिंग या जनरेशन ऑफ ईएमएफ या फिर करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द की पॉइंट कि करंट जनरेट किस तरह होता है? हाउ डज अ करंट इज जनरेटेड? मतलब एक सिंपल, मेरे पास एक मेटल का पीस था, ऐसे करके कोई सा भी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक सिंथ में फ्लो करना शुरू कर दें तो मैं बोलूंगा जनाब करंट जनरेट हो गया था। लेकिन द पॉइंट इज कि इलेक्ट्रॉन एक सिंथ में फ्लो कैसे करना शुरू कर देंगे? दिस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन दिस क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो स्टेटमेंट लिख रहे हो, समझ में नहीं आया होगा व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स, अभी वो समझाता हूँ, लेकिन आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद इसको इकट्ठा समझाऊंगा। आप लिखेंगे चलें जी, बहुत ही वियर्ड सा मौसम हो रहा है, हाथों में ड्राइनेस है, बाहर शदीद गर्मी है। लिखा नहीं जा रहा है इस वक्त ना, वो हाथ बड़े वेट कर रहे हैं। चलें जी, तो मैंने लिखा कि एन ई एम एफ ब्रैकेट में एनहेंस करंट is induced in a conductor due to change in magnetic flux on it। ठीक है, अच्छा जी, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है, इस चीज़ को हमने समझना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आप किसे कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, एंड फिर फाइनली इंडक्शन की तरफ वापस आएंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स समझना ज़रूरी है हमारा। ठीक है, तो जो मेजर हेडिंग है हमारी जहाँ से, ये तो देखिए की पॉइंट था। दिस की पॉइंट इज हाईलाइटिंग कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने करना क्या है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने देखना है इंडक्शन, इंड्यूस होना करंट का और ईएमएफ का, और वो हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। अब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, इसमें चेंज किस तरह प्रोड्यूस किया जाएगा, हाउ डज इट या हाउ मच करंट वुड बी इंड्यूस्ड, या मैथमेटिकल
वैल्यू क्या होगी, कितने इन मैग्नेटिक फ्लक्स की चीज़ पे क्या चीज़ आ रही है, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को आप डिफाइन कर रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, आपने एक चीज़ पढ़ी थी पिछले चैप्टर में मेरे साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज टोटल नंबर फील्ड लाइंस passing perpendicular through a conductor। ठीक है, हम इसको डिफाइन करते हैं एज प्रोडक्ट, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या थी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया थी वो आपके पास, ठीक है। फ्लक्स होगा आपके पास बी इंटू ए, मतलब टोटल कितनी जा रही है, मतलब अगर इतना पूरा एरिया था, फ्लक्स डेंसिटी थी कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, अगर मैं इसको पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ जाएंगी जो कि इस कंडक्टर के ऊपर शाइन कर रही हैं, इस कंडक्टर को पास थ्रू करती हुई जा रही हैं। तो फ्लक्स को बेसिकली डिफाइन हम इस तरह करेंगे, डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एंड परपेंडिकुलर एरिया। परपेंडिकुलर एरिया, मैथमेटिकली यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, हम फ्लक्स को लिखते हैं बी इंटू ए, ठीक है ना। अब ये ए क्या है और ये बी क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर था, ठीक है। दिस इज अ कंडक्टर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पर्टिकुलर, और उस पे एक मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। अब डेफिनेटली वो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर पास कर रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड की एक अपनी फ्लक्स डेंसिटी भी तो होगी। फ्लक्स डेंसिटी डिफाइन कर रही थी कि कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अब पर यूनिट एरिया कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं, राइट। फील्ड फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि इससे पास कर रही है। तो फील्ड हमने एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो कुछ इस तरह अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो समवॉट लाइक दिस। ये वो फील्ड लाइंस थी जो इसको हिट कर रही है, ठीक है, एंड इससे फिर क्रॉस करके आगे जा रही है जितनी भी फील्ड लाइंस थी। तो ये टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इससे क्रॉस करके आगे जा रही हैं वो आपके पास कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स, अब ये बहुत ही गंदी सी डायग्राम बनी है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मेरे दिमाग में था वो तो नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, ठीक है। चले, तो अच्छा सा करने के लिए हम ये करते हैं कि हम इसको छोटा कर देते हैं, बस ये मुनासिब सी डायग्राम हो गई, ठीक है। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू या फिर पासिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इन केस ऑफ अ कॉइल,
अगर ये तो था मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, इसका यूनिट वगैरह लिख रही, इसका यूनिट होता है वेबर, ठीक है। तो यूनिट हम यहाँ लिख देते हैं, इसका यूनिट है वेबर, डब्ल्यू, ठीक है। टेस्ला मीटर स्क्वायर। मेरे को यहाँ से डायग्राम पिक करना चाह रहा था, ये वाली डायग्राम। मैंने यहाँ पे वेबर की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो इट्स WEBR, WB, ये फ्लक्स डेंसिटी आ गई। अच्छा, अब यूजली क्या होता है कि सॉरी फ्लक्स आ गया, ये फ्लक्स जो हम निकालेंगे दैट शुड बी, मतलब दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर अगर नहीं हो तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अब दो तीन चीज़ें समझिएगा, डायग्राम यहाँ से ली मैंने, कहा देखो पहली वाली जो एग्जाम्पल है ना, पहली वाली एग्जाम्पल के अंदर आपके पास लाइन सी परपेंडिकुलर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये वाली, हाँ। दूसरी जगह आ गया आपके पास एंगल, मतलब फॉर एग्जांपल इफ द लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर या फिर एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर, जो कि हम देखेंगे कि या तो यूं कहे कि आपके पास ये तो परपेंडिकुलर था, फील्ड लाइन जैसे आ रही थी, मैं इसको मूव करवाना शुरू कर गया, अगर मैं इसको मूव करवा रहा हूँ तो एंगल मुसलसल क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो इन दैट केस अगर ऐसा है कि कोई सर्टेन एंगल है, तो एंगल कहाँ से मेजर किया जाएगा और कौन सा कॉम्पोनेंट दिया जाएगा, वो बहुत ध्यान से देखेगा। देखिए अगर इन दैट केस परपेंडिकुलर है तो ये तो आपके पास आ गया मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और वो आपने ऐसे लिख दिया B/A। लेकिन अगर आपके पास अब एक सर्टेन एंगल आ चुका हुआ है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एंगल लिया जाएगा, एंगल मेजर किया जाएगा हमेशा सेंट्रल एक्सिस से, यहाँ से परपेंडिकुलर टू दी, एक नॉर्मल बनाया लेट से परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है। अगर सरफेस घूम रहा है तो ये नॉर्मल भी सरफेस के साथ साथ क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। जो आप एंगल मेजर कर रहे हो वो इस नॉर्मल और इंसिडेंट फीड लाइंस के दरमियान का एंगल, दैट इज दिस थीटा, ठीक है। अगर इफ दिस इज द एंगल, मैंने कहा था कि फ्लक्स परपेंडिकुलर टू द एरिया होना चाहिए, तो अब फ्लक्स का ये जो कोसाइन कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर है टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो इन दैट केस मेरे पास फ्लक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्या कहते हैं, BA cos थीटा। अब ये जो हमने बात की थी ये एक सिंगल कंडक्टर की बात की थी, एक सिंगल लेयर की बात की थी, एक सिंगल लूप कह लो, एक सिंगल लूप है ये, उसकी हम बात कर रहे हैं। व्हाट इफ कि मैं एक लूप नहीं मल्टीपल लूप्स लेकर के आ रहा हूँ, तो मतलब मैं कॉइल लेकर के आ गया ऐसे करके, अगर मैं कॉइल लेकर के आ रहा हूँ तो ये जो BA cos थीटा आपने निकाला था ये इस एक कॉइल के ऊपर पड़ने वाला फ्लक्स था। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक वैल्यू और ले लो, तो ये आपके पास हो जाएगा ट्वाइस। अगर आप एक लूप और दे दो तो ये फ्लक्स थ्राइस हो जाएगा। तो इन शॉर्ट फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स आप लिखोगे NBA साइन cos थीटा, और इसको आप बोलते हो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। आप लिखेंगे फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n number of turns in a coil, total flux is n times the individual या फिर
n टाइम्स ग्रेटर लिख दूं मैं, and is referred as magnetic flux linkage. ठीक है, सिर्फ एक कॉइल के केस में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आपके पास क्या बन गया, यूनिट वही है, सब कुछ वही है, बस फॉर्मूला में आपके पास आ गया n बी ए कॉस थीटा। ठीक है, हाँ तो 90 में से माइनस कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो वो देखो एग्जामिनर करेगा, क्योंकि मसला, वजह बताता हूँ आपको, याद होगा जब आप फोर्स निकाल रहे थे तो आप एंगल साइन, ये वाला एंगल लेते थे, साइन एंगल, ठीक है ना, यहाँ पे आप ये ले रहे हैं, तो फोर्स में और इस क्या कहते हैं, जब आप एफ बी आई एल साइन थीटा करोगे तो वहां पे ये वाला एंगल ले रहे थे, जब आप इंडक्शन कर रहे हो तो आप ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हो, तो वहां पे वो एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, आपको पता होना चाहिए क्या, 90 में से मैंने कर दिया आपने। ठीक है, चले, ये हो गया आपके पास इंडक्शन, तो इंडक्शन समझ में आ गई कि इंडक्शन, सॉरी ये हो गया आपके पास फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, बी इंटू ए, या फिर बी ए कॉस थीटा, या फिर अगर कॉइल है तो एन बी ए कॉस थीटा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, थीटा आपके पास एरिया है। अब इंडक्शन वाला ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर दोबारा आ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन आप देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन ये है, जिसे आप फैराडेज लॉ से भी समझेंगे। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ, उसके बाद फिर लॉस की तरफ आएंगे। हम लिखेंगे कि एन ईएमएफ या फिर करंट is induced on a conductor due to change in flux या फिर फ्लक्स लिंकेज। किसी भी कंडक्टर पे अगर फ्लक्स लिंकेज चेंज होना शुरू हो जाए तो आपके पास उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा ना। फ्लक्स लिंकेज कैसे चेंज हो सकता है वो समझना है आपने। देखिए फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा इस तरह कि अगर आप कंडक्टर को मूव करवाना शुरू कर दें या फिर आप मैग्नेट को मूव करवाना शुरू कर दें, सच दैट कि आपके पास देयर शुड बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब इस पे लेट्स से कि ये जो कंडक्टर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इस वक्त इस मैग्नेट के पास, इसके ऊपर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पड़ रही हैं वो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कांस्टेंट होने का मतलब है कि इसके ऊपर फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं इस कंडक्टर को मूव करना शुरू कर दूं, इस कंडक्टर को मूव करने से क्या होगा, इसके ऊपर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, चेंज होना शुरू हो गई। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होने का मतलब ये कि इसके ऊपर फ्लक्स क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इसका मतलब है इसके ऊपर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सेम गोज अगर मैं कॉइल के केस में लेकर आता हूँ, मैंने कहा ये कॉइल थी मेरे पास, अगर मैं इस कॉइल ए की बात करूंगा तो इस कॉइल ए के ऊपर जो आपके पास फ्लक्स है वो कांस्टेंट फ्लक्स है, चेंज नहीं हो रहा, तो देयर वुड बी एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा होगा, जबकि मतलब फील्ड लाइंस जा रही हैं, चेंज नहीं हो रही हैं। अगर मैं इस कॉइल को उठा करके मूव करवाना शुरू कर दूं अराउंड दिस, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा ना।
कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो फैराडेज़ लॉ और लेंज़ेज़ लॉ से समझेंगे। पहले कुछ चीज़ें ये समझनी है कि आपके पास करंट इंड्यूस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? चलिए जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली सिचुएशन आप यहाँ पे इससे समझिएगा। कॉइल, हाँ जी। अब देखिए ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है ना? और मेरे पास एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है? ये फ़ील्ड लाइन्स पास कर रही हैं, ठीक है? टू दी कॉइल, ये जो कॉइल आपके पास और कॉइल जो है वो कनेक्टेड है एक क्या कहते हैं, बल्ब से। तो बल्ब ये दिखा रहा है आपको कि आपके पास करंट जनरेट इस वक़्त नहीं हो रहा, हालाँकि फ़ील्ड लाइन्स जा रही हैं। अब अगर इस कंडक्टर को या इस मैग्नेट को मैं मूव करना शुरू कर दूँ, तो गौर ये करना है आपने कि आपके पास, अगर आपको बहुत क्लियरली नज़र आओ, इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करना शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव किए कब तक? जब तक मैं इसको मूव कर रहा था, ठीक है ना? मतलब मैंने इसको ये मूव करवाना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, मतलब करंट जनरेट हुआ। मैंने रोक दिया, इलेक्ट्रॉन्स अब मूव नहीं कर रहे, देयर इज़ नो इंडक्शन। मैं वापस लेके जा रहा हूँ, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ से करंट की डायरेक्शन को समझो। मैं नॉर्थ पोल को लेकर आ रहा था, करंट वाज़ नेगेटिव साइड पे, मैं वापस लेके जा रहा हूँ, करंट इज़ एट अ पॉजिटिव साइड पे। तो दिस इज़ व्हाट इंडक्शन इज़, कि जब तक देयर इज़ अ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है? जितना चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा, पहले तो समझना है कि जब तक चेंज इन फ्लक्स है, तब तक आपके पास क्या हो रहा है? करंट जनरेट हो रहा है। अब चेंज इन फ्लक्स आप कैसे कर सकते हैं? पहला आपने एक फिक्स्ड कॉइल या एक फिक्स्ड कंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेट को मूव करवाया, जैसे मैं यहाँ मूव करवा रहा हूँ, ठीक है? आप एक फिक्स्ड कंडक्टर के गिर्द मैग्नेट को, चले हमने यहाँ भी मूव करवा दिया था। अब जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल दी, ये वाली, कि आपके पास जिससे जैसे ये मैग्नेट मूव किए चले जा रहे हैं अल्टरनेटिंग, तो ये जनरेटर की एग्ज़ाम्पल है, अभी समझाऊँगा इसको। आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अच्छा, वापस उसी एग्ज़ाम्पल पे आता हूँ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं मैग्नेट मूव नहीं करूँ, मैं कंडक्टर मूव करना शुरू कर दूँ। अगर मैं कंडक्टर मूव कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास करंट क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स आना चाहिए ना। फ़ीड लाइन्स, मतलब एक अजीब-सी बात है कि वो कहते हैं ना, छुरी खरबूजे पे गिरे, खरबूजा छुरी पे गिरे। तो मैग्नेट मूव करे या फिर आपके पास कंडक्टर मूव करे, चेंज इन फ़ील्ड लाइन्स होनी चाहिए। थर्ड, ये भी हो सकता है कि आपके पास एक चेंज इन, मतलब एक आपके पास क्या कहते हैं, मैग्नेट था, दूसरा सॉरी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था, दूसरा भी आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एंड उससे आप, मतलब देयर इज़ नो मैग्नेट इन्वॉल्व्ड, और आप यहाँ से फ़ील्ड लाइन्स को क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कहा मैं यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग करंट दे दूँ, एक इस कॉइल के अंदर, इधर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाह रहा था। चलिए जी, हाँ, ये बढ़ गया। अच्छा, ये जो छोटी वाली कॉइल है, इसके अंदर मैंने अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मुसलसल चेंज हो रही होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मुसलसल चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो दूसरी वाली कॉइल है, उसके अंदर चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूअसली आ रहा है, क्योंकि ये जो दूसरी वाली बड़ी वाली फील्ड है, बड़ी वाली लूप जो है, वो छोटी वाली लूप के एरिया के अंदर आ रही है। तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी क्या कहते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो द पॉइंट इज कि कंडक्टर मूव कर रहा हो, मैग्नेट मूव कर रहा हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेट इन्वॉल्व ही नहीं है। तो दिस इज बेसिकली रेफर्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन। नाउ, कितना करंट जनरेट होगा, ठीक है, और कितने क्या कहते हैं, किस डायरेक्शन में होगा, दिस इज एक्सप्लेन बाय फैराडेज लॉ एंड लेंजेज लॉ। तो आज तो प्रोबेबली हम चलें फैराडेज लॉ को ही समझते हैं, थोड़ा बहुत लेंजेज लॉ तक चले जाएंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड अप करना चाह रहा हूँ चीज़ों को, इतना लंबा मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द हम टॉपिक्स को ख़त्म करें। फैराडेज लॉ, आप ये लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ,
according to Faraday's law of induction, इन साहब के और भी कुछ कारनामे हैं, इसलिए Faraday's law of induction लिखना वाज़ेह करना ज़रूरी होता है। The induced EMF, the induced EMF is directly proportional। अच्छा, हो सकता है अभी जहन में सवाल आ रहा हो कि सर चेंज इन फ्लक्स से इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैं लेंजेस लॉ में तफसील से समझाऊंगा। सवाल उठना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा वजह क्या है भाई, तो समझेंगे इस चीज़ को। एंड हम इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, तो हम दोनों बोल सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट ईएमएफ होगा तो करंट भी होगा वहाँ पे प्रोपोर्शनल टू दी, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फैराडेज लॉ, फैराडे साहब ने ये कहा कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इट इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनलिटी का जो हम कांस्टेंट लगाते हैं दैट्स 1, तो हम डायरेक्टली इसको इस तरह लिखते हैं। इट्स एक्चुअली -1। -1 क्यों है, लेंजेज लॉ में समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, सिर्फ चेंज इन फ्लक्स नहीं है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स का क्या मतलब है, फ्लक्स हमने निकाला था चेंज इन एन बी ए कॉस थीटा अपॉन टाइम। हाँ, चेंज इन टाइम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बात कर रहे हैं। माइनस साइन डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो माइनस साइन हम यहाँ पे तो लिखते नहीं है, स्पेसिफाई नहीं करते। लेंजेज लॉ में समझ में आता है कि माइनस साइन क्यों लगाते हैं। कांस्टेंट जो होता है यूजुअली यहाँ पे -1 लगता है, तो वो क्यों लगता है वो मैं समझा रहा हूँ, लेंजेज लॉ में समझाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए, ईएमएफ इंड्यूस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किन किन फैक्टर्स की वजह से आ सकता है, गौर से समझिएगा। पहला, एन लेट से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ लूप्स आप चेंज नहीं कर रहे, ठीक है ना, एरिया आपने कांस्टेंट रख दिया। फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे चेंज हो सकती है, या तो आप दूर जा रहे थे, या तो कंडक्टर या तो मैग्नेट दूर जा रहा था, मतलब इधर कंडक्टर वाज मूविंग और आपके पास मैग्नेट वाज मूविंग, जैसे हम लोगों ने इस केस में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली चेंज हो रही है, ठीक है ना। या फिर मैं कंडक्टर को मूव करवाना शुरू कर दूं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ भी चेंज हो रही है। अगर आप देखोगे तो बल्ब यहाँ भी जल रहा होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा कॉस थीटा, लेट्स से एंगल चेंज हो जाए, मतलब एन बी ए सब कांस्टेंट है, कॉस थीटा चेंज हो जाए। अब वो कॉस थीटा कहाँ पे चेंज होगा, वो जो मैंने एक आखिरी एग्जाम दी थी जनरेटर वाली, इधर। अब यहाँ पे आपके पास एक्चुअली रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, तो आपके पास मुसलसल जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास एक ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। साइनस आपके पास, क्योंकि कोसाइन थीटा है, एंगल जो चेंज हो रहा होगा वो 0 से 360 है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग चेंज है आपके पास करंट का, एंगल का ऑल्टरनेटिंग चेंज आ रहा है आपके पास, किसका, ईएमएफ इंड्यूस का। अब वही ऑल्टरनेटिंग करंट में इसको देखेंगे डिटेल में। मतलब अगर आप करंट को गैल्वेनोमीटर की मदद से देखो तो वो नेगेटिव पॉजिटिव अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, मुसलसल चेंज कर रहा है।
सर्टेन फैक्टर्स, अगर मैं नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ा दूं, क्योंकि एन बी ए साइन थीटा है, तो नंबर ऑफ लूप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लूप्स। तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाता हूं तो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया है। अगर आप गैल्वेनोमीटर देखो तो उसकी डिफ्लेक्शन बढ़ गई है, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ लूप्स कम कर दूं तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है, सॉरी ये जो ईएमएफ या फिर हेंस करंट, इट इज क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे कॉइल के, उतना ग्रेटर करंट इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करूंगा तो आपके पास यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेट वुड इंड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ करंट। अच्छा ये चीज बढ़ गई। एरिया, ये एरिया कौन सा है, ये अगर मेरे पास हाँ ये लूप है तो ये इसका ये वाला एरिया, ये एरिया जितना ज्यादा होगा आपके पास इंड्यूस करंट उतना ही ज्यादा होगा। कॉस थीटा, डेफिनेटली कॉस से रिलेशन ये है कि कॉस 0 इज 1, तो और कॉस 90 इज 0, तो उस हिसाब से ये चेंज हो रहा होगा। टाइम वाला फैक्टर देखो, टाइम वाला फैक्टर ये है कि अगर आपके पास टाइम कम होता है चेंज का तो ईएमएफ बढ़ जाएगा। टाइम कैसे कम हो जाए, टाइम ऐसे कम हो जाए कि आप स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा दें। ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल अब यही थी ना, यहाँ पे मैं स्पीड ऑफ रोटेशन कम कर सकता हूँ, तो मैंने स्पीड ऑफ रोटेशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर मैं स्पीड ऑफ रोटेशन को सिर्फ कम कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, कम। स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा दूंगा तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, आपके पास ये बढ़ गया, क्या कहते हैं, ईएमएफ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप कम कर देंगे, आपके पास ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आखिरी चीज हमने क्या डिस्कस की थी, एक और लूप एरिया। लूप एरिया बढ़ाऊंगा ईएमएफ बढ़ रहा है, ठीक है। लूप एरिया कम कर रहा हूँ, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो रहा है मेरे पास, ठीक है। तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला वर्क्स। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का थोड़ी सी चीज़ें हम लिख देते हैं, ये की पॉइंट्स हैं, और ये इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछेगा तो की पॉइंट्स लिखेंगे हम कि ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ लूप्स इन अ कॉइल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू बी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, सीधा सीधा लिख दूं मैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेट की, ग्रेटर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लूप, अच्छा कॉस थीटा वाली बात हम डिस्कस कर चुके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन। स्पीड ऑफ रोटेशन भी कह सकता हूँ, स्पीड ऑफ मूवमेंट भी कह सकता हूँ, कि हर दफा सिर्फ रोटेशन नहीं है ना, स्पीड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। चले, हमारी क्लास 1:15 तक है। चले, ये है आपके पास लेंजेज लॉ और फैराडेज लॉ। लेंजेज लॉ की हेडिंग लेंगे, लेंजेज लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे सिर्फ आप पहले।
आप लिखेंगे कि थोड़ी सी स्टेटमेंट ही कंफ्यूजिंग है, तो आप लिखेंगे एनी इंड्यूस्ड करंट any induced current or induced EMF will be established in a direction so as to produce effect which oppose the change in it. Produce effect which oppose the change in it. इसलिए मैंने इसका साइन आता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक चीज आ रही है, प्रोड्यूस्ड इफेक्ट, मतलब करंट जो इंड्यूस कर रहे हैं, जो करंट हम इंड्यूस करेंगे उस इंड्यूस करंट का कोई एक प्रोड्यूस्ड इफेक्ट होगा, और वो जो प्रोड्यूस इफेक्ट होगा वो अपोज करेगा इट्स ओन कॉज को। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज है, तो ये प्रोड्यूस्ड इफेक्ट क्या है ये गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल से देखें आप, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल के पहले समझना, इसको इसकी पिक्चर मैं दे दूंगा, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ये कॉइल है, इस कॉइल के नजदीक मैं नॉर्थ पोल लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, मैं नॉर्थ पोल लेकर के आऊंगा, तो अब तसव्वुर में ये आता है कि यहाँ पर करंट जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, ये तो हमें पता है, और ये इंडक्शन हो गई। अच्छा, और हमारी नॉलेज ये कहती है कि सोलिनॉइड के अंदर अगर करंट हो तो उस सोलिनॉइड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो ये जो इंड्यूस करंट था जो हमने यहाँ पे देखा, इट विल प्रोड्यूस इफेक्ट, तो कौन सा इफेक्ट उसने प्रोड्यूस किया, उस इंड्यूस करंट ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी हो गई भाई, साउथ नॉर्थ ये था, एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये आ गई जो इंड्यूस करंट की थी। इट विल प्रोड्यूस इफेक्ट सच टू अपोज इट्स ओन कॉज। अपोज मतलब अगर मैं नॉर्थ पोल लेकर के आ रहा हूं तो मैं ये तसव्वुर करूंगा कि शायद यहां पर भी नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल बनना चाहिए। तसव्वुरात में ये बात आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि भाई नॉर्थ अगर मैं लेकर आ रहा हूं तो हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी आप एक मैग्नेट को एक रॉड के करीब लेकर आओगे तो नॉर्थ लाओगे तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा, साउथ लाओगे तो नॉर्थ लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंडक्शन के केस में ऐसा नहीं हो रहा। इंडक्शन के केस में क्या हो रहा है कि अगर आप नॉर्थ लाए थे तो यहाँ पे क्या बना था, नॉर्थ। अगर आप यहाँ पे साउथ लेकर के आओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ। अब मैं साउथ लाया था तो यहाँ पे साउथ बना था, जब मैं साउथ वापस लेकर के जा रहा हूँ तो वहां पे नॉर्थ बन जाएगा। इसी तरह जब मैं नॉर्थ लेकर के आ रहा था तो यहाँ पे क्या बना था, नॉर्थ पोल, और जब मैं साउथ लेकर के जा रहा था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ। ठीक है, तभी डायरेक्शन जो है वो मुसलसल क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। आप आगे लेकर आए थे करंट की डायरेक्शन कुछ थी, पीछे लेकर आए थे करंट की डायरेक्शन कुछ थी। द क्वेश्चन इज कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल लाने से यहाँ पे साउथ पोल क्यों नहीं बन रहा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे नॉर्थ पोल लाने से, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ यहाँ पे नॉर्थ पोल लाने से यहाँ साउथ पोल बन गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो ये स्पीड में इस कॉइल की तरफ जाएगा। अगर इसकी स्पीड कॉइल की तरफ जाने के लिए बढ़ रही होगी तो आपके पास वहां पे जो करंट बढ़ रहा है, करंट भी इंड्यूस बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ रही है, और आप इनपुट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है भाई। एक इनपुट होना चाहिए, एक एनर्जी बढ़नी चाहिए, एक एनर्जी कम होनी चाहिए। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब देखें
यहाँ अगर नॉर्थ पोल था और यहाँ भी नॉर्थ पोल बन गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिपल्जन होगी। अब आप इसको अंदर अगर लेके जाना चाह रहे हैं तो आपने वर्क डन करना है अगेंस्ट ये जो नॉर्थ आपको रिपेल कर रहा था। दिस वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सूट कर रही है बात। इसी तरह जब मैं नॉर्थ लेकर आऊंगा, यहाँ साउथ बन गया, मैं अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूँ, वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस वजह से इट अपोजेस इट्स ओन कॉज, ताकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास वायलेट यहाँ पे ना हो। ठीक है, कल इस पे मजीद बात करेंगे, ठीक है ना। इसकी डायग्राम्स मैं दे देता हूँ ताकि सुकून से तुम लोग बना लेना बैठ करके, सही है।